राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले से एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी। दरअसल एक घर था जो गांव से अलग खेतों में बना हुआ था। उस घर में जिस भी स्थान पर जहां पर भी कपड़ा रखा रहता था, अपने आप कपड़ों में आग लगना शुरू हो जाती थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रशासन को मिलती है, प्रशासन के द्वारा तहसीलदार साहब को वहां भेजा जाता है। तहसीलदार साहब जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव का जमघट लगा हुआ था। आसपास के लोग, गांवों के लोग इकट्ठे हो रहे थे। तांत्रिक लोग भी वहां पहुंच रहे थे। तहसीलदार साहब इन सब से बात ही कर रहा था। इतने में दो जगह रखे हुए कपड़ों में आग लगना शुरू हो जाती है। तहसीलदार साहब एकदम घबरा जाते हैं और वो कुछ नहीं बताते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूं, और इतना बोल करके वहां से तहसीलदार साहब वापस चले जाते हैं। जैसे ही तहसीलदार साहब वहां से वापस जाते हैं, जाने के बाद इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे देते हैं और बोलते हैं साहब इसकी जांच साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, जरूर कोई ना कोई माजरा है। तो वहां के एसपी होते हैं जे यादव जी, वह अपनी टीम गठित करते हैं और टीम भेजते हैं। जैसे ही टीम उस गांव में पहुंचती है, पहुंचने के बाद लोग बाग उस टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह टीम आखिरकार सच उगलवा कर ही लाती है। जैसे ही इस घटना का सच दुनिया के सामने आता है, हर किसी को हैरान कर देने वाला था। कोई विश्वास नहीं कर रहा था आखिरकार एक व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बरकत बलियाना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुपर क्राइम तक। इस चैनल पर हम रोज रात 8 बजे हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का जिला है चूरू। चूरू जिले में एक थाना है हमीरबाज थाना। हमीरबाज थाना अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है भैंसली। मैं बात कर रहा हूं 29 जनवरी 2024। भैंसली गांव के पास में ही एक घर था जो गांव से थोड़ा दूर था, खेतों में बना हुआ था। उस घर में 7 लोगों का परिवार रहता था, जिस परिवार में एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम कस्तूरी देवी था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष। 29 तारीख को अचानक कस्तूरी देवी की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है। हालांकि पहले से ही उसके खांसी वगैरह थी, लेकिन जैसे ही इलाज करवाते हैं उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जाती है। आखिरकार वह बुजुर्ग दादी दम तोड़ देती है। उसके बाद में उसका शव घर पर लाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये बात लगभग 13 दिन हुआ था। 13 दिन बाद उस परिवार में 2 बेटे भी थे, जिसमें एक की उम्र 8 वर्ष और छोटे बेटे की उम्र 4 वर्ष थी। जिस लड़के की उम्र 4 वर्ष थी, ठीक इस बूढ़ी अम्मा से 13 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक ठाक बैठा था, मोबाइल देख रहा था, खेल रहा था, लेकिन एकदम उसको खांसी होती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सब घर पर लाया जाता है। घर लाने के बाद एक प्रथा है हिंदू समाज में
कि छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होता, यानी कि उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। तो उस 4 वर्ष के बच्चे को दफना दिया जाता है। इस तरह से इस भूप सिंह के परिवार में 13 दिन के अंदर अंदर 2 मौत हो जाती हैं। 29 जनवरी को दादी कस्तूरी देवी की मौत हुई थी, जिसकी उम्र भी ज्यादा थी, 80 वर्ष के आसपास थी, बीमार भी रहती थी। उसके जस्ट 13 दिन बाद 13 फरवरी को जब उसके लड़के गर्भहित की मौत हुई थी, यानी कि उस दादी के पोते की मौत हुई थी जिसकी उम्र 4 वर्ष थी, जिसको दफनाया गया था, उसके बाद रिश्तेदार फिर दोबारा आते हैं। जो मातम का माहौल था घर में वो कुछ ठीक होने लगा था, फिर दोबारा से उस घर में मातम छा जाता है। गांव में भी चर्चाएं होने लगती हैं, आसपास के गांव में भी चर्चाएं होने लगती हैं। इसी तरह से इसी माहौल में चलते चलते 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन बाद उसका बड़ा पोता जिसका नाम अनुराग था, उसकी उम्र 8 वर्ष थी और 28 फरवरी को यानी कि 29 जनवरी को दादी की मौत हुई थी, 13 फरवरी को गर्भित की मौत हुई थी और अब ठीक उसके 13 दिन बाद 28 फरवरी को अनुराग सेम इसी कंडीशन में उसके खेल रहा था, काम कर रहा था। एकदम से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो एकदम बैठ जाता है, फिर लेट जाता है। इतने उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कुछ किया जाता है, इतने में उसकी मौत हो जाती है। अब ये लगातार 3 मौत हो गई थी एक ही परिवार में। जैसे ही एरिया में इनका पता चलता है, सभी गांव वाले, आसपास गांव वाले, रिश्तेदार ढांढस बंधाने के लिए आते हैं। कोई बोलता है आप तांत्रिक को दिखाओ, आपके घर में कुछ हो गया है। आपके यहाँ कई बार जहां जहां कपड़े रखे थे उनमें आग लग रही थी। ये सब कुछ माजरा देखकर सब अपनी अपनी राहें बता रहे थे। इन 3 मौतों के बाद उस परिवार में बचे हुए लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। यानी कि तीसरी मौत 28 फरवरी को हुई थी, तो 29 फरवरी को रिश्तेदार भी, गांव वाले लोग बैठे थे, उनका ढांढस बंधा रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे। तो अचानक से उस घर पर पत्थर फेंकने शुरू हो जाते हैं। यानी कि 2 मार्च को, इस घटना के ठीक 2 दिन बाद 2 मार्च को उस घर के छत पर, आंगन में, सामने पत्थर फेंकना शुरू हो जाते हैं। जब इधर उधर देखा तो कुछ ने नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ खेत थे, कोई आबादी नहीं थी। ये सब देख सभी लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है, भैंसली गांव में, आसपास के गांव में भी हो जाती है। लोग बाग आने लगते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर 3 मौत, अब वहां पत्थर फेंक रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब लोगों का जमघट लगा तो अचानक से उस घर में 8 या 7 जगह आग लगना शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ ही घंटों में 8-7 जगह जगह आग लग जाती है। लोग बाग जैसे तैसे उसको बुझाते हैं, उसको शांत करते हैं। कुछ लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो वो चूरू जिले के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत देश में फैल जाता है। कि राजस्थान प्रदेश में चूरू जिला अंतर्गत एक थाना आता है हमीरबास, और हमीरबास थाना क्षेत्र में एक गांव है भैंसली। भैंसली गांव में एक घर है जो गांव से थोड़ा अलग बना हुआ है, खेतों में बना हुआ है। उस घर में ऑटोमेटिक आग लगती है। चाहे कपड़े अलमारी में रखे हों उनमें भी आग लगती है, चाहे खूंटी पे टके हों उनमें भी आग लगती है। यहाँ तक के जो भैंसों का चारा होता है उस चारे में भी आग लगती थी। यह सब देख ये सूचना
प्रशासन तक पहुंच जाती है और प्रशासन अपनी तरफ से तहसीलदार साहब को भेजता है। जैसे ही तहसीलदार साहब वहां आते हैं तो वहां पे जो माजरा देखते हैं, गांव वाले लोग उस घर की रखवाली करना शुरू कर दिए थे। 200 लोग दिन में रखवाली किया करते थे, 200 लोग रात में रखवाली किया करते थे। उस घर का पूरा सामान बाहर निकाल दिया था क्योंकि कुछ सामान आग से बचाया जा सके। जब तहसीलदार साहब आते हैं, वहां पे लोगों का जमघट लगा हुआ था और तहसीलदार साहब के आने के तुरंत बाद 2 जगह कपड़ों में आग लग जाती है। तो एकदम तहसीलदार साहब भी एक भौचक्का रह जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये सब देख करके तहसीलदार साहब वहां से वापस चले जाते हैं और इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे देते हैं और साथ के साथ ये भी बोल देते हैं, श्रीमान जी, इसमें वैज्ञानिक तरीके से यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से जांच होना चाहिए ताकि ये माजरा खुल सके और इसका पता चल सके। वहां एसपी साहब जय यादव एक टीम बनाते हैं और जैसे ही टीम वहां पे निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए जाती है तो गांव वाले लोग उससे उल्टा सीधा बोलते हैं, यहां तक के उस टीम के ऊपर पथराव कर देते हैं। लेकिन टीम का हौसला बहुत बड़ा था, उत्साह था, उन लोगों ने हार नहीं मानी। ये सारा कुछ होने के बाद उन्होंने जो सच उगलवाया, जो सच दुनिया के सामने आया, हर व्यक्ति इस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, हैरान था, परेशान था। अब यहाँ पर पुलिस की एंट्री हो चुकी थी। गांव भैंसली का जो थाना लगता था, हमीरबास थाना, उस थाने के एसएचओ साहब मदन लाल विश्नोई जी अपनी टीम के साथ वहां पे एंट्री करते हैं, पहुंचते हैं। जैसे ही वो देखते हैं उस घर का सामान बाहर निकला हुआ था, काफी सारे लोग संख्या में वहां इकट्ठे थे और वहां तांत्रिकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। तो पुलिस को देख करके गांव वालों के और पुलिस के बीच में कहासुनी हो जाती है। बात इतनी सी थी कि एसएचओ साहब बोल रहे थे, आप एक साइड हट जाओ और इन तांत्रिकों के अंधविश्वास में ना आओ, हमारा काम हमको करने दो। इतनी सी बात को लेकर के गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर देते हैं, उनकी गाड़ी तोड़ देते हैं और यहां तक कि 1-2 पुलिस वालों को भी पीट दिया था। ये सब होने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। जाने के बाद ऊपर सूचना देते हैं, सूचना के बाद भारी पुलिस बल वहां पर आता है। आने के बाद उस घर में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाता है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाता है, एक दिन बाद सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर में ही आग लग जाती है। अब जहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे आग लग गई और वो डीवीआर आग में जल गया तो सबूत ही नष्ट हो गया। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एकदम सहम जाते हैं। क्या हुआ है इस घर में? खेतों में बना हुआ, जंगल में बना हुआ घर, क्या इसमें भूत प्रेत का सिस्टम है या क्या है? लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब एसपी साहब एक टीम गठित करते हैं और उस टीम में राजगढ़ के सीओ प्रशांत किरण होते हैं और हमीरबास थाना के एसएचओ मदनलाल विश्नोई होते हैं, सब इंस्पेक्टर फरमान, कांस्टेबल रवि, ये सब होते हैं। और ये टीम सीधी जाती है पहले कोर्ट। कोर्ट ये इसलिए जाती है कि इनको वो बच्चे की लाश निकलवानी थी जो 4 साल का बच्चा जलाया नहीं था, दफनाया गया था। कोर्ट से परमिशन लेते हैं, सीधा पहुंचते हैं भैंसली गांव। भैंसली गांव पहुंचने के बाद में लाश को निकलवाते हैं, यानी कि कब्र खुदवाते हैं। खुदवाने के बाद सीधा पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो सच सामने आता है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें एक विषैला पदार्थ के द्वारा हत्या करना पाया बताया गया था, जैसे कि जहर देकर हत्या करना। ये सब रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस किसी को कुछ नहीं बताती है
और वो मंथन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये क्राइम करने वाला इन परिवार के 7 बंदों के अलावा कोई बाहर का तो है नहीं, ये 7 बंदे हैं, इन्हीं में से एक निकालना था। तो पुलिस का जो क्राइम सस्पेक्ट था वो 2 पर था, एक बच्चों की मम्मी, दूसरा बच्चों का पापा जी, यानी कि भूप सिंह जी। अब पुलिस भूप सिंह को और उसकी मां को लेकर के सीधा थाना जाती है, थाने पे जाकर पूछताछ करती है। जैसे ही पूछताछ करती है तो बच्चों की मां को क्लीन चिट दे देती है और उसको बोल देती है आप घर पे जा सकती हैं। उसको जाने के बाद अब बचता है भूप सिंह। भूप सिंह से पुलिस सीधा सीधा बोलती है या तो कहानी सीधे सीधे सुना दो, नहीं तो आपको सुनानी पड़ेगी। जब भूप सिंह जी अपनी कहानी सुनाते हैं, पूरी कहानी को बताते हैं, तो पुलिस भी और पुलिस के साथ साथ लोग भी, वो एरिया भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। दरअसल भूप सिंह ने जो कहानी सुनाई, भूप सिंह मेडिकल के बारे में जानकारी रखता था। वो भगवानी देवी हॉस्पिटल राजगढ़ में कंपाउंडर की नौकरी भी उसने किया था और अब फिलहाल वो मेडिकल चलाया करता था। तो इसलिए उसको दवाइयों के बारे में भी जानकारी थी और केमिकल के बारे में भी जानकारी थी। जब उससे पूछा गया कि आपने अपने बच्चों को क्यों मारा और अपनी दादी माँ को क्यों मारा, तो भूप सिंह कहता है साहिब, जो मेरे 2 बेटे हैं अनुराग और गर्भित, वो मेरे हैं ही नहीं। मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है और वो बच्चे उसने वहीं से पैदा किए हैं। दादी माँ को इसलिए मारा क्योंकि बुजुर्ग थी, 80 वर्ष की उम्र थी, किसी को शक ना हो, मेरे किए पे किसी को डाउट ना हो। पहले दादी माँ को मारा, इसी प्रकार छोटे बेटे को मारा, इसी प्रकार जहर देकर अनुराग जो उसका बड़ा वाला बेटा था उसको मारा। गांव वालों की सहानुभूति हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने खुद ने ही अपने घर पर पत्थर फेंके थे, छत पर, आंगन में, सब जगह पत्थर भी उसी ने फेंके थे। और जो आग लगती थी, उस आग के बारे में उसने बताया कि ये एक सोडियम है, एक पदार्थ है। उस पदार्थ को किसी भी कपड़े में लगाने के बाद 5-6 घंटे बाद ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो वो कपड़ों में उस पदार्थ को लगा देता था और जैसे ही 2-4 घंटे बाद ऑटोमेटिक उस केमिकल का समय आता था, अपने आप आग लग जाया करती थी। ये सब कुछ उसने अपने बचाव के लिए किया। पत्थर फेंकना, आग लगाना, डीवीआर जलाना, ये सब उसने अपने आप बचाने के लिए किया था। लेकिन ये उसकी महा गलती रही, महा मूर्खता रही। अगर उसको ये संदेह था अपने बच्चों पर, भूप सिंह उनका डीएनए टेस्ट भी करा सकता था और भी कई सारे तरीके थे जिनसे वो ये साबित कर सकता था ये बच्चे मेरे हैं या किसी दूसरे के हैं। दोस्तों, किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना मेरा मतलब नहीं है। आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना, ये मेरा उद्देश्य है। शातिर कितना ही शातिरता से क्राइम करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देता है, कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वो पकड़ा जाता है। यही हुआ भूप सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।